नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली में जितना किसान आंदोलन को लेकर गर्मा गर्मी हो रही है, उससे ज्यादा तहलका, उससे ज्यादा हंगामा, उससे ज्यादा गर्मा गर्मी इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब सब दिल्ली के नेताओं का रुख भी पश्चिम बंगाल की तरफ हो गया है, कोलकाता की तरफ हो गया है। वहां एक बड़ा मुकाबला हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे कि क्या सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इस बार लेफ्ट पार्टी के 30 साल के शासन को खत्म करके ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के साथ सरकार में आई थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है लड़ाई करने में कि अपने के लिए वो सरकार बनाने की कोशिश कर सके, सरकार बना पाए। क्या ये हो पाएगा? क्या ममता बनर्जी का जो एक छत्र राज्य है उसे खत्म किया जा सकता है? सोनार बांग्ला किसके पास होगा? इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल में बड़े नेता और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद विवेक गुप्ता जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय पश्चिम बंगाल की नमस्कार। लड़ाई दिल्ली तक उसकी गूंज सुनाई दे रही है। क्या लगता है आपको, ममता दी जो है अपना एक छत्र राज्य बनाए रखेंगी इस चुनाव में? एक बहुत पुरानी कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। तो जी बंगाल में जो कुछ होता है उसकी गूंज तो हमेशा दिल्ली तक पहुंचती है, जी क्योंकि लड़ाई तो आपने जैसा विजय जी आपने कहा, लड़ाई तो इस बार बहुत कांटे की और टक्कर की लड़ाई है। कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लिया जा सकता, कोई भी चुनाव आसानी से नहीं जीता जाता है, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है, हर चुनाव के अपने एक दायरे होते हैं, अपने तौर तरीके होते हैं। हाँ, चुनाव तो साहब हमारे यहाँ बहुत कांटे की टक्कर जरूर रहेगी। जी और जहां तक आपने दिल्ली में गूंज का सवाल किया, एक्चुअली जो बाकी जगह चुनाव हो रहे हैं, जी पश्चिम बंगाल के अलावा आसाम, तमिलनाडु, केरल, तो वहां पर लोगों को एक अंदेशा सा है कि रिजल्ट मोटा मोटी क्या आएगा। पश्चिम बंगाल में हम लोगों को अंदेशा है कि दीदी वापस आएगी, हैट्रिक करेगी, जनता जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। मगर भाजपा शायद ऐसा उम्मीद जगा रही है या ऐसा एक माहौल बनाने का चेष्टा कर रही है कि वो शायद कुछ यहाँ पे कमल का कमाल दिखाने की चेष्टा करे। जी। लेकिन ये लड़ाई तो ममता वर्सेस मोदी हो गई है, ऐसा सुना है मैंने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार वहां पर फोकस किए हुए हैं। इसके अलावा जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, वो वहां पर हैं। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जो हैं वहां पर रैली कर रहे हैं। अब रथ यात्रा निकाली जा रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब वहां पर लगे हुए हैं। तो एक तरफ अकेली ममता दी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी भरकम सेना। ममता बनर्जी अकेली नहीं है विजय साहब, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल की 11 करोड़ जनता साथ में चल रही है। और ये तो देवी दिया और सूरज है भाई, बीजेपी नेशनल पार्टी है, जी केंद्र सरकार में है, उसके पास जो संसाधन है, उसके पास जो रसूख है लड़ाई लड़ने का, जी वो हमारे पास नहीं है। इसको मानने में हमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम जनता के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने नेटवर्क, अपने टीम के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि बीजेपी पूरे तरह से लड़ाई लड़े, प्रधानमंत्री से लेकर जो भी उनके डिस्पोजल पर हैं उन सबको लड़ाई में उतरे और काम करें, क्योंकि लड़ाई तो बीजेपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कहीं कमजोर तो है नहीं, वो भी अपना पूरा वर्चस्व से, पूरे ताकत से लड़ाई लड़ेगी। जी। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि जैसे अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस से नेता, खासतौर से विधायक जो हैं वो लगातार बीजेपी में जा रहे हैं, तो चुनाव आते आते अकेली ममता दी रह जाएंगी वहां पर। देखिए, जो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वरिष्ठ नेता हैं, कई टिप्पणी करने में उनसे कभी कभी चूक हो ही सकती है, टिप्पणी वो करते रहते। मैं आपको दो टिप्पणी याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने बिहार के लिए और दिल्ली चुनाव के लिए किया था। अगर आप जी चाहें तो थोड़ा सा अपने दर्शकों को भी याद दिला दीजिएगा, उन्होंने टिप्पणी क्या की थी और बाद में नतीजा क्या निकला। जी टिप्पणी देखिए, चुनाव में तो माहौल है, बातचीत चलती रहती, तो जोश जोश में बोल गए होंगे। रिजल्ट के लिए तो देखिए आपको थोड़ा सा वक्त वेट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, जनता जनार्दन है,
और जनता अपना फैसला सुनाएगी और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि दीदी की हैट्रिक होगी। सर, आप ग्राउंड लीडर हैं, पत्रकार भी हैं, तो आप पश्चिम बंगाल के एक एक इलाके को समझते हैं और आप जो हमारी सफोलॉजी है उसमें भी थोड़ा बहुत भरोसा करते होंगे। सफोलॉजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन 2019 के इलेक्शन के नतीजे अगर देखें, उस समय का जो वोटिंग परसेंटेज है बीजेपी का, वो उनके लिए रास्ता तो खोलता है। दिल्ली की बुलेट ट्रेन कोलकाता सीधे पहुंच सकती है। देखिए, ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि पश्चिम बंगाल में पड़ने वाले 100% वोट हमको मिलेंगे। भाई 46-47% वोट शेयर हमारा है, 46-47% के अलावा जो वोट है वो तो दूसरे लोगों को मिलेंगे ना। उसमें ओवैसी जी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, बीजेपी भी है, निर्दलीय भी है, कुछ और अन्य लोग भी हैं। हम सुन रहे थे कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शायद इस बार बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए उतरेगी। तो इन सब लोगों को उसमें बांटना होगा, बांट के खुश रहना पड़ेगा। मामला यहाँ ये है कि हमारे 46 से ऊपर कोई नहीं जाए। जी नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, मुझे भरोसा है कि वो सारे लोग बड़े लीडर थे आपके, शुभेंदु जी हों, उससे पहले मुकुल राय साहब हों, उससे पहले और सारे लोग हों, अभी आपके फॉरेस्ट मिनिस्टर जो थे वो आए हैं, काफी लोग आए हैं, तो वो सब तमाम ताकतवर लोग रहे होंगे आपके पार्टी में, क्योंकि आपने रखा हुआ है। तो और जब ताकतवर लोग हैं वो छोड़कर जाएंगे तो उनके साथ के लोग भी उनके साथ जाएंगे ना, तो ये 46% कम होता जाएगा। नहीं विजय जी, आपके सवाल का मैं 2 टुकड़ों में जवाब दूंगा। जी। सबसे पहले तो जवाब ये है कि जो भी जा रहे हैं उनका हमें दुख जरूर है, क्योंकि कई लोग हमारे बहुत पुराने साथी थे, कई साल साथ काम किया है, कई लड़ाइयां साथ लड़ी हैं, भाई की तरह रिश्ते थे कईयों के साथ में, तो जाता हुए दुख है, बट जाने वाले को कौन रोक सकता है। बट विजय जी, आपने भी इतनी जिंदगी जी है, किसी एक दो जन को जाने से जो है, एक फल या एक पत्ता या एक डाल अगर गिर जाती तो उससे पेड़ नहीं हिलता। पेड़ की जड़ इतनी मजबूत होती कि जी। उसी तरह अगर कोई एक आदमी पार्टी छोड़ के चला, उससे संगठन को, संस्थान को कोई नुकसान नहीं होता। जी। जहां तक आपने कहा कि बड़े लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं वगैरह 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 कि उनके जाने से मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि आपकी लगेगा। पार्टी में रहे तो बड़े ही मैं लीडर आपके माध्यम से दर्शकों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से बड़ा नेता कोई है न था, न है, न होगा आने वाले कई सालों तक। तो 11 करोड़ जनता को अकेली रिप्रेजेंट करती हैं। 294 जो हमारी सीटें उस पर अकेली कैंडिडेट ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अकेले काफी हैं। ये लोग जो राजनीति करते थे वो दीदी के कारण करते थे। दीदी इन पर टिकी नहीं थी, ये दीदी के ऊपर टिके हुए थे। तो ये जब दीदी को छोड़ के जा रहे, चाहे लालच, चाहे भय, चाहे जो भी कारण से जा रहे हो, इनको समझना पड़ेगा कि ये आगे जाके राजनीति कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बिना दीदी के छत्र छाए। जी, लेकिन क्या आपने इंट्रोस्पेक्ट किया कि क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि मुझे सुनाई आया कि लोग कहते हैं कि वहां पर पार्टी में जो ममता जी के अभिषेक साहब हैं, उनकी वजह से काफी नाराजगी वहां पर बढ़ी है। मैंने जैसे आपको कहा ना, लालच या भय, मुख्य रूप में ये दो ही कारण है। लालच और भय मुख्य रूप से ये दो ही कारण है। उसके अलावा देखिए, कारण कोई भी बताना चाहे, बट घूम फिर के कारण इन दोनों पे ही आ जाता है। और जहां तक अभिषेक बनर्जी की बात है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कि जय शाह को बीसीसीआई से इसलिए हटा देना चाहिए कि वो अमित शाह के बेटे हैं। अगर वो एक काबिल अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको क्या इसलिए वहां से हटा देना चाहिए क्योंकि वो अमित शाह के बेटे? अरे भाई, राजनीति में अभिषेक बनर्जी जो है, तृणमूल पार्टी में दीदी के नेतृत्व में वो भी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे सीनियर लीडर है। उनको पार्टी ने जो जो दायित्व दिया वो उसका निर्वाह कर रहे हैं। उनसे तकलीफ कैसे? एक और एक 11 होते हैं। अरे हम लोग तो, हम हो, अभिषेक ऊंची हो, हम लोग सब कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, दीदी को मजबूत करेंगे, तभी पार्टी बढ़ेगी, तभी बंगाल का तरक्की होगी। मतलब आप उनसे डिनेस्टी तकलीफ होने वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं मैं हैं? नहीं मानता। मतलब आप डिनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं हैं? कौन है कौन है आप बताइए। बीजेपी में देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, सीपीएम में कई जगह देखने को मिल जाएगा आपको। कोई भी पार्टी में आप देख लीजिए, डायनेस्टी। सुनिए, अल्टीमेटली विनेबल कैंडिडेट होना चाहिए, जीतने वाला वो होना चाहिए। जी,
लेकिन मैं एक आज हिस्ट्री को डायनेस्टी देखता हूँ। पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। जी। आज जज का बेटा जज बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, लॉयर का बेटा लॉयर बने, तो उसको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थोड़ी ना कहा जाता है। लोग पॉलिटिक्स में मतलब लोगों के बीच में काम करने का जज्बा होना चाहिए, लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। फिर वो मेरे परिवार का हो चाहे बाहर से परिवार का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर आपने। अल्टीमेटली इन सब में जहां जनता का प्रेम बसता है ना, वही जी। आदमी पॉलिटिक्स कर पाता है। चाहे वो जैसे कोई फिल्म स्टार का बेटा है, अगर उसकी पिक्चर चल गई तो आप उसको लाख फिल्म स्टार का बेटा बोलते रहिए, भाई चलिए उसको अपने पिता के कारण पहली पिक्चर शायद थोड़ी आसानी से मिल जाए, बट अगर पहली पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा तो दूसरी दूसरी बार कोई उसको मौका नहीं देगा। और अगर वो पहली पिक्चर हिट हो गई तो उसको तो आगे भी काम मिलता जाएगा। अभिषेक जी की अभी पहली फिल्म आई नहीं है ना, अभी तो बन रही है। नहीं, वो तो बहुत सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं भाई। विजय जी, आपको पता नहीं पूरी कितनी जानकारी है कि नहीं है, बट वो जी 2 टर्म के ऑलरेडी एमपी हैं। जी। तो जिस तरह से इस और समय उसके वो अलावा एक्टिव वो हैं और पार्टी के काम में पार्टी में उनकी जो हमारे जो भूमिका यूथ है। विंग है, हमारे जो यूथ विंग है, हमारी जो युवा है, उसके अध्यक्ष हैं। और बीच-बीच में उन्होंने जब पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसका उसने निर्वाह किया उन्होंने। अभिषेक जी के अलावा जो पार्टी के आपकी पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि एक और मित्र हैं, वो आपके ही मित्र हैं, प्रशांत किशोर जी। वो आजकल पार्टी की ब्रांडिंग पैकेजिंग कर रहे हैं। जब ममता जी ने 2 पूरी टर्म काम किया है और पार्टी में आप जैसे लोग, डायरेक्ट जैसे लोग और जो लोग हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, तो इस ब्रांडिंग पैकेजिंग की क्या जरूरत है? और लोग नाराज हो रहे हैं कि भैया ये अब हमें सिखाएंगे पॉलिटिक्स। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक कंसल्टेंट हैं, एक स्पेशलिस्ट हैं। और चुनाव में हर कोई अपने बेस्ट तरीके से चुनाव लड़ना चाहता है। और अगर उसमें हमको ये लगता है कि हमें किसी और लोगों की मदद लेनी पड़े, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ अच्छा ही होता है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है, कुछ ऐसा काम होता है जिससे बहुत फायदा भी पहुंच सकता है, जिससे बहुत ज्ञानवर्धन भी होता है। और देखिए, हर चुनाव अपने साथ एक अपनी अपनी चुनौतियां लेके आता है। समय बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया का कोई वर्चस्व नहीं था चुनावों में। आज सोशल मीडिया जो है, मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ, आज इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन बोलते हैं कि 48 घंटा पहले आपको प्रचार बंद कर देना है। तो कैंडिडेट अब जाकर वोट नहीं मांग सकता है। मगर सोशल मीडिया में तो वो वोटिंग करने के 1 घंटा पहले तक भी किसी न किसी रूप में अपनी मैसेज से बात कर पा चलता रहा है। रह जी। तो ये कई सारी चीजें हैं। और हमको ये मानने में कतई शर्म नहीं है कि हम सर्वज्ञानी नहीं है, हम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी जैसे लोग जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अगर हम उनसे कंसल्ट करें, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ सीख लें अच्छी चीजें, और उनको चुनाव में चाहे सरकार चलाने में जहां भी उसका इस्तेमाल करें, और उससे अगर पश्चिम बंगाल की जनता को फायदा हो रहा है, तो मुझे उसमें कोई नुकसान नहीं नजर आता। रहा बात पार्टी के कुछ लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, बदलाव हमारे जीवन का एकमात्र सत्य है। जी। अब बदलाव के लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। बदलाव जो आज से पहले हो रहा था, सवाल उठाने के लिए आप किसी भी चीज पे सवाल उठा सकते हैं, मगर बदलाव हमारे जीवन का ठहराव है। तो बदलाव कभी-कभी होता है, बदलाव को आप बदल नहीं सकते हैं, और ये बदलाव जरूरी है। आज जो तो लोग कहीं ये सवाल पश्चिम। उठा रहे हैं जी। आज जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उनको ये भी देखना पड़ेगा कि पार्टी को चुनाव के लड़ने के लिए अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ चुनाव पे उतर के तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि 2019 में ये मानना पड़ेगा कि उस तरह का रिजल्ट नहीं आया जिस तरह के रिजल्ट पार्टी को उम्मीद थी। चाहिए। तो हमें कई जगह जो कोर्स करेक्शन बोलते हैं, वो करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए जो कुछ भी जरूरत होगा, एक प्रशांत किशोर की 10 प्रशांत किशोर दरकार पड़ेंगे, तो उनको भी लगाया जाएगा। जी। आपने बदलाव का जिक्र किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल भी बदलाव का इंतजार कर रहा? नहीं, बदलाव हमारे यहाँ 10 साल पहले हो गया था। इतनी जल्दी-जल्दी पश्चिम बंगाल की जनता को भी शायद बदलाव ना चाहिए, और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी-जल्दी बदलाव होना भी नहीं चाहिए। 10 साल पहले बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। ममता बनर्जी की सरकार 34 साल के बाद वामफ्रंट सरकार को हटा के आई थी। तो अभी तो जो दीदी को काम करने का खाली 2 ही मौके मिले हैं, और उसमें जो बदलाव आया है, वो लोग जनमानस तक पहुंच रहे हैं। लोग देख रहे हैं, अपने आस-पास में महसूस कर रहे हैं, और उस काम के नतीजे हमको लगता है दीदी को तीसरा टर्म तो ऐसे ही मिल जाना चाहिए। जी। एक बात जो लगातार ममता जी को कही जाती है कि भाई वो मुस्लिम अपीजमेंट को, माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेकर करते हैं। अभी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर जो कार्यक्रम हुआ
कोलकाता में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, और वहां जो नारे लगाए गए और उसके बाद जो ममता दी का नाराजगी दिखाई दी, विरोध दिखाई दिया, क्या वो भी पार्ट ऑफ अपीसमेंट था कि जय श्री राम के नारे सुनना ममता दी को पसंद नहीं? विजय जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश नायक की 125वीं सालगिरह की जयंती बनाई जा रही थी जी। भारत सरकार के सांस्कृतिक विभाग का एक कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री ऐसे लोग बैठे थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल प्रोग्राम था जो उस डिग्निटी, उस गरिमा, उस शांति से, उस तरीके से बनाया जाता। आपने भीड़ में किसको कार्ड दिए ये तो आप जाने, तो आप ही जवाब दे सकते हैं। बट मुझे लगता है वहां पर जय श्री राम के ज्यादा के बजाय जो लोग जय श्री राम बोल रहे थे, मुझे जय श्री राम से कोई आपत्ति नहीं, मैं पहले 1 मिनट के लिए वो भी बोल दूं, राम हमारे आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान हैं। सैकड़ों सालों से राम पूजे जाते रहे हैं, पूजे जाते रहेंगे और आगे भी। उनको राम के लिए कहीं कोई न राजनीति है, न राम के नाम पर कहीं कोई डिस्प्यूट है, न कोई विवाद है। राम को सब यहाँ तक कि मुझे लगता है कि कई दूसरे धर्म के लोग भी जो हैं राम के बारे में अच्छे रूप में नतमस्तक होकर इज्जत से बात करते। कमिंग बैक टू उस एपिसोड, उस प्रोग्राम के लिए, वहां मुझे एक बात बताइए कि ये कैसे लोग थे वहां पर जो नेताजी सुभाष चंद्र की जय नहीं कर रहे थे, जो भारत माता की जय नहीं कर रहे थे, जो वंदे मातरम नहीं कर रहे थे। नहीं तो वंदे मातरम नारा तो ही नारा लगाना लगवा था। सकती थी ना, ममता दी नारा लगवा सकती थी, किसी ने मना नहीं किया। नहीं नहीं, नेताजी का नारा अरे लगवा हम तो, मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि नारेबाजी के लिए ये प्रोग्राम नहीं था, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, ये एक सांस्कृतिक काम था। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गवर्नर बोल रहे हैं, सब चुपचाप सुन रहे हैं कि इतने बड़े ऐतिहासिक मौके पे ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसके बाद एक साउंड लाइट शो भी था, मतलब एक कार्यक्रम की गरिमा थी। हम चाहें तो उस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा को उठा के कहीं ऐसा ले जाएं जहां ऐतिहासिक रूप से वो हो जाएगा। नहीं, लेकिन मगर ऐसा दीदी लगा को ना अगर आप सर, बुलाते, ऐसा लगा ना कि दीदी जो है केवल इस बात से नाराज हो गई कि वहां पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जिस तरह से पूरा नहीं दिखाई ऐसा बात दिया। नहीं है। नहीं, जी। देखिए ये तो बीजेपी मीडिया मास्टर मैनेजमेंट करती है, वहां आपको जो भी प्रोजेक्शन चाहे दिखा सकती है। जी। मैं बोलता हूँ खाली जैसे वहां बूइंग भी हुई, हेकलिंग भी हुई। आज वहां पे जब प्रधानमंत्री बोलने गए तब हम लोगों ने, किसी ने कोई नारा लगाया वहां पे? जब गवर्नर साहब बोल रहे थे किसी ने कोई नारा लगाया? उस समय क्यों शांति रह गई? आप तो चाह ही रहे थे यहाँ पर ये कर। देखिए क्या है, आप अपने, विजय जी, आपने घर में किसी मेहमान को बुलाओ और फिर उससे सिर्फ वही बात करो जो उससे मतलब उसको अपमान करो, तो ये कहाँ की संस्कृति है? और ये तो मैं बोलता हूँ यहाँ मेहमान और वो कुछ नहीं, सब पश्चिम बंगाल के पृष्ठभूमि पर नेताजी का इतना बड़ा योगदान है। पूरे देश के नेता, देश नायक बोलते हैं हम लोग उनको। आज उनकी 125वीं जयंती जब बनाई जा रही थी, उसमें तो पूरा राष्ट्र नतमस्तक होकर सम्मान से उनको याद करना चाहिए था। उसको तो केंद्र पॉलिटिकल सरकार ने प्रोग्राम तो नहीं इतना बनाया बड़ा जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, तो आपको खुश होना चाहिए कि भी नेताजी को याद कर रही है भारतीय जनता दीदी पार्टी। ने दीदी ने तो कहा कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत आभारी हैं कि आपने कलकत्ता में इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मगर केंद्र सरकार से जो लोग ये घटिया पंथ पे उतर आए थे और जो लोग नाम का नाम बदनाम कर रहे थे, विजय जी एक चीज यहाँ बहुत जरूरी याद रखना, एक चीज यहाँ बहुत जरूरी है याद रखना, धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म का जगह नहीं, जी। न होना चाहिए। सर, राजनीति के ऊपर, लोग तो कहते हैं कि धर्म के ऊपर आप ममता दी धर्म की राजनीति करती हैं। बंगाल के जो 28% माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, केवल उनकी चिंता आपको रहती है, इसलिए आप जो है चाहते हैं कि जय श्री राम के नारे के खिलाफ बोल देंगे तो वो विजय जी, 28% वोट इंटैक्ट रहेगा। विजय जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, आप खुद कन्विंस हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं हमारे प्रधानमंत्री कह रहा हूं क्योंकि वो 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री, तो जब वो कोई स्कीम लाते हैं तो वो 130 करोड़ लोगों के लिए लेकर आते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल में दीदी 11 करोड़ बंगालियों की नेत्री है, उनकी मुख्यमंत्री है। कोई भी प्रोग्राम लाती है तो वो सबके लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके लिए प्रोग्राम लाता है, सब उसका फायदा उठा सकते हैं। तो तुष्टीकरण का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि गवर्नमेंट बाय नेचर कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटिव। गवर्नमेंट जो है वो अपने डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही नहीं सकती है। रहा सवाल पॉलिटिकल उसका,
हर समुदाय के पास हम जाते हैं, हर समुदाय के साथ हम उठते बैठते हैं, हर समुदाय से हम उनकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी इश्यूज को समझते हैं और उसको जो भी हम सॉल्व कर सकते हैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी चेष्टा करते हैं। इसमें तुष्टिकरण कहाँ हुआ? आज प्रधानमंत्री जी अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके भाषण दे रहे हैं तो क्या अचानक हम ये मान लें कि वो सबको छोड़ छाड़ के अब मुसलमानों को खुश करने में उतरने लग गए हैं? नहीं ना भाई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक पुरानी संस्था है, वहां का प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री का बात की है, इसमें इतना ही देखा जाना आप कह रहे हैं कि जो 28% मुसलमान है उनकी चिंता आपको नहीं है? चिंता मुझे 11 करोड़ बंगालियों की चिंता है, जिसमें ये 28% लोग भी शामिल हैं। मैं सबकी चिंता कर रहा हूं। मैं आपकी उस बात का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं जहां आपने कहा कि मैं सिर्फ विजय जी एक सेकंड विजय जी एक सेकंड, मैं आपकी उस बात का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं जहां आपने कहा कि सिर्फ 28% की चिंता कर रहा हूं, 72 की चिंता नहीं कर रहा हूं। विजय जी गणित करके देख लीजिए, 72 से भी बहुत सारे लोग अगर हमारे साथ नहीं होते तो दो बार जनता का जनादेश नहीं मिलता हमको। जी नहीं, लेकिन ये भी टीएमसी के करेक्टर, पॉलिटिकल करेक्टर में बदलाव नहीं है, क्योंकि अभी तक ममता दी इसी तरह से अपने आप को पोशाक के तरीके से और मौकों पर ये बताती रही कि वो मुसलमानों की ज्यादा चिंता करती हैं। और वेस्ट बंगाल में मुझे कोई परेशानी नहीं है मुसलमानों की चिंता करना, लेकिन ये बिहेवियर बदला है चुनाव में। अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है तो आपको लग रहा है कि हिंदुओं के वोट बिल्कुल ही खत्म ना जाए, वो 46 में से जो कटने वाला वोट है उसकी चिंता आपको हो रही है। नहीं विजय जी, आप एक बात समझिए कि वैक्यूम तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में। भाई अगर हमको 46% मिल रहा है तो बाकी का वोट बाकियों को मिलेगा, जिसमें कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, इस बार तो ओवैसी साहब भी उतर रहे हैं और बीजेपी भी है। तो वोट तो भाई सब अपने अपने हिस्से का वोट जरूर लेकर जाएंगे। मैं तो कभी भी मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ कि 100 में से 100 वोट हमको ही मिलेंगे या पूरा 100% मतदान मेरे फेवर में होगा। तो ये तो चुनावी दंगल है, इसमें जनता जनार्दन है, अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, पार्टी को वो लोग वोट देंगे। मगर ये बोलना कि हम एक तरफ नहीं, ओवैसी साहब की चिंता हमको नहीं है, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने इनडायरेक्टली चुनाव लड़ा था और उसका नतीजा मिल गया था। ये बिहार नहीं है, बिहार में अभी उनको हाल ही में कुछ सक्सेस प्राप्त हुई है। मुझे लगता है यहाँ पर वो सक्सेस प्राप्त नहीं होगी। लेफ्ट कांग्रेस की चिंता है, उन्होंने अलायंस करके अपना चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बिल्कुल चिंता है सब। देखिए मैंने जैसे शुरू में कहा था कि कोई भी चुनाव हल्के में नहीं लिया जा सकता, हर चुनाव सीरियस होता है, हर चुनाव अंतिम दाम तक, अंतिम सांस तक लड़ा जाता है और किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, मुझे ये समझाइए कि ये चुनाव आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं या कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं हर उस ताकत के खिलाफ लड़ रहा हूं जो हमारे खिलाफ है, जी। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीएम। जी, ममता दी राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रही हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सब पार्टीज को एक साथ होना चाहिए, और आज बीजेपी की एंट्री जिस ताकत तरीके से बंगाल में हुई है, तो यदि लेफ्ट और कांग्रेस और ममता दी मिलकर ये चुनाव लड़ती तो शायद कुछ ज्यादा मजबूत स्थिति होती। 2019 में एक प्रयास किया गया था कई विपक्षी दलों को एक साथ लाके काम करने का, बट वो प्रयास उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मगर अभी बात सिर्फ बंगाल के चुनाव को लेकर हो रही है और अभी सारा फोकस उसी पर है। बंगाल से लट ले, फिर जरूरत पड़ेगी, देश से आवाज आएगी तो देश का भी हाथ मजबूत करने के लिए उतरेंगे हम। तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो सकती है यदि आपको पूरा बहुमत नहीं मिले, तो जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार जी, शिवसेना और कांग्रेस साथ आ गए, ऐसा बंगाल में भी हो सकता है? मैं ऐसी कोई भी टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका बड़ा हाइपोथेटिकल आंसर होता है। मुझे लगता है इस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है हमको पूर्ण विश्वास है। ये तो आप कह ही सकते हैं कि साथ नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा कोई भी कथन अभी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर है। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता का प्रेम हमको 2 बार मिल चुका है और हम उम्मीद करेंगे कि हमको तीसरी बार भी भारी बहुमत से वो लोग जिताएं। सर, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण जो बंगाल के इलेक्शंस में चल रहा है वो है पॉलिटिकल वायलेंस का। ऐसा कहा जा रहा है कि जो ममता दी ने लेफ्ट से जिस तरह से सत्ता हासिल की थी पॉलिटिकल वायलेंस के बाद, वो ही रास्ता आपने अपनाया है बीजेपी को रोकने के लिए। बीजेपी के 100 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है इस दौरान, ऐसा आरोप है, ऐसा कहा जाता है।
तो वही रास्ता आप अपना रहे हैं जिस रास्ते से आपने लेफ्ट से सरकार बनाई थी, सत्ता हासिल की। सर ऐसा है कि आप आंकड़े बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो देख ले, कलकत्ते को इंडिया में सेकंड सेफेस्ट सिटी बोला गया और पश्चिम बंगाल को थर्ड सेफेस्ट स्टेट बोला गया है। ये पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो 2011 से लेकर 2019 तक 600 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं पूरे उसमें। और अभी या राजनीतिक घटना या हिंसा, हत्याएं नहीं बोलना चाहिए, सॉरी गलती हो गई, घटना या वो। और इधर पिछले 1 साल में 1000 हुई। ये अचानक 1 साल में बंगाल में इतनी फोकस हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव में बाहर के लोग आके दंगा फसाद कर रहे हैं। और वो सब कर, बंगाली आदमी भद्र आदमी है, कला संस्कृति वाला आदमी है, लिखने पढ़ने वाला आदमी है, देश की तरक्की में काम करने वाला आदमी है, शांति प्रिय आदमी है। वो देश की तरक्की चाहता है, वो देश और प्रदेश दोनों में किसी भी रूप में अशांति फैला के काम नहीं करना चाहता है। और फिर विजय जी आप सोचिए ना, जब जनता का प्रेम हमारे साथ है तो हमको हिंसा करने की क्या जरूरत है? सर दो चीजें ना, फैक्ट्स है कि हिंसा तो फैक्ट्स ये है कि 100 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, पहली बात। हमारे भी लोग मरे हैं। दूसरी बात, सरकार आपकी है और लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य सरकार के पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस लॉ एंड ऑर्डर में हर एक केस की बारीकी से जांच चल रही है। कई जगह अरेस्ट भी हुए हैं, कई जगह पता चल रहा है कि आपसी राइवलरी थी, पॉलिटिकल राइवलरी थी, कई आपसी पारिवारिक झमेले थे। और हर एक केस को करके हम लोग जहां जहां कोर्ट में एफआईआर फाइल करना, वो सारा प्रोसेस हमारे यहाँ चल रहा है। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, वहां कहीं ढिलाई नहीं है। मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी अध्यक्ष की गाड़ी पर हमला हो, ये कौन से पारिवारिक झगड़ा है? मगर जो पत्थर चलाने वाला आदमी खुद ही बीजेपी वाला निकला, जिसको अरेस्ट किया गया है वो खुद बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। वो अब तो उससे बीजेपी वाले पूछे कि भाई तुमने अपने अध्यक्ष की गाड़ी पे पत्थर क्यों चलाया? जब कैमरा सीसीटीवी में और इधर उधर से देख के पकड़ा गया तो वही आदमी नजर आया जो बीजेपी का वहां लोकल मेंबर है। तो बीजेपी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि तो अरेस्ट हुआ ना उसने, आप सब जगह न्यूज भी आई थी। प्रॉब्लम क्या होती है विजय जी, हमारी बातें जो है आप लोग तक नहीं पहुंच पाती, बट बीजेपी अपनी बात जो है सब तक पहुंचा जाती है। कहीं ना कहीं हमारा आपका संपर्क थोड़ा कम रहता है। चेष्टा रखिएगा कि संपर्क, रेगुलर संपर्क बना रहे तो हमारी बात भी आप तक पहुंचती रहे। जी, एक और मित्र की चर्चा कर लूं क्योंकि वक्त कम है, कि आपके एक और मित्र हैं गवर्नर साहब। आजकल कैसी दोस्ती चल रही है? देखिए सब, गवर्नर साहब जो हैं एक संवैधानिक रूप से एक संविधान के हमारे उच्च स्तरीय पोस्ट पर बैठे हुए हैं। उनका हमेशा सम्मान ही रहेगा, नतमस्तक रहेगा उनके प्रति, क्योंकि वो संवैधानिक पोस्ट पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और उनके लिए कोई भी टीकी टिप्पणी करना संविधान की अवमानना करना होगा, जिसके लिए मैं कतई राजी नहीं। जी, आखिरी सवाल सर, कि अब तो चुनाव का दौर आ गया, आप भी अब दिल्ली से बंगाल की तरफ ही कूच करेंगे क्योंकि आप तो जमीन पर काफी काम करते रहते हैं, मुझे जानकारी इस बात की है। तो जब चुनाव नतीजे आएंगे तो हैट्रिक का नतीजा होगा, ऐसा भरोसा आपको लगता है? जी, हमको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता एक बार पुनः दीदी को हैट्रिक करके दीदी का हाथ मजबूत करेगी, पश्चिम बंगाल का हाथ मजबूत करेगी, ताकि हम एक सोनार बंगला का सृजन का जो रचना है, का एक सपना है दीदी का, वो हम लोग पूरा कर सकें। तो सोनार बांग्ला तो कह रहे हैं, अमित शाह जी भी सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं और 200 पार की बात कर रहे हैं। मैं तो शुरू में कहा ना, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो हमको कॉपी करने में तो भाई सोनार बांग्ला का कोई कॉपीराइट नहीं है। हमारे जितने भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जितना चाहे यूज कर ले। हाँ, मगर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा विजय जी आपके माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि मेरे दोनों हाथ है, एक पूर्वी भारत एक पश्चिमी भारत, पश्चिमी भारत में तरक्की हो, पूर्वी में नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की उस भावना का, जहां पे पूर्वी भारत पर उनका ध्यान जाए और यहाँ पे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट वो करें जो पश्चिमी भारत में किसी कारण से इसीलिए तो वो आना चाहते हैं। फिर तो आप शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि बजट में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं और बताया गया कि भाई पश्चिम बंगाल के लिए खास तौर से पैसा दिया गया है, तो फिर तो आपको थैंक यू करना चाहिए प्रधानमंत्री जी का। नहीं विजय जी, इसमें दो बातें हैं। ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये उन्होंने 2014 के पहले कही थी, तो 5 साल से उनके बिना आए भी तो ये काम हो सकता था ना।
आज पश्चिम बंगाल की जनता के साथ क्या आपका कंडीशनल वो है कि मैं आऊंगा तो ही मैं काम करूंगा, और अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं नहीं काम करूंगा? जब आप अपने आप को 130 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो उसमें बंगाल की 11 करोड़ जनता शामिल है। उनके लिए काम करने के लिए क्या आप शर्तों पे काम करना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा कम विश्वास होता है। तो 2005 साल से हम लोगों ने 2 करोड़ नौकरी और जितने उन्होंने वादे किए थे, हम लोग सबका इंतजार कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में जो दिया है, आप विजय जी, मेरा आपसे दरखास्त है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। उन्होंने स्टेट का नाम मेंशन, निर्मला जी ने स्टेट का नाम मेंशन किया, दिया सब स्टेट को है। जो आप लिस्ट बजट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, तो उन्होंने बंगाल को कुछ भी अलग से नहीं दिया या स्पेशल नहीं दिया है। जो दिया सारे स्टेट को दिया, खाली उल्लेख करने के समय, क्योंकि ये भाई देखिए, उनके पास बजट के समय मंच था, और जिसके पास मंच होता है वो अपनी बात रख ही सकता है। लेकिन तो उन्होंने दिया है खाली तभी बोल बंगाल रहे और हैं ना, तमिलनाडु, पश्चिम नहीं बंगाल वो को तो दिया है बजट, तब बोल रहे हैं। नहीं विजय जी, आप बात समझिए, सारे स्टेट्स को दिया, बंगाल और तमिलनाडु का उल्लेख किया है। और मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार जो है, ये टैक्स वसूलती किस लिए है? इसलिए तो वसूल रही है ना कि हर एक स्टेट के, हर एक जो भारतीय लोग हर एक स्टेट में रहते हैं ना, भारतीय लोग तो सिर्फ दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो जहां जहां भारतीय लोग रहते हैं वहीं पे तो खर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, उल्लेख खाली 2 जगह का किया है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। खर्चा वो सभी जगह करना चाह रहे हैं जो उनकी मंशा है, और देखते हैं उसमें से कितना रुपया कब तक हमारे बेनिफिट के लिए पहुंचता है। जी, आखिरी सवाल सर, आपने कहा कि ममता दी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ममता दी के नाम पर ही लोग वोट देते हैं। तो वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए ममता दी के नाम पर वोट देते हैं और बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर वोट मांगती है। तो ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन वहां पर हो रहा है, 2 बड़े दिग्गज एक साथ आमने सामने होंगे, मोदी वर्सेस ममता इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता है मोदी जी का, देखें मोदी जी का फैक्टर शायद जब प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, उससे बोलना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, बट जब 2019 के आम सभा लोकसभा चुनाव होते हैं, तो उसमें भाई मोदी जी को एक चेहरा उभर के आया और लोगों ने मोदी जी को पसंद किया, जो बाकी दूसरे ऑल्टरनेट थे उनको नहीं पसंद किया। मगर पश्चिम बंगाल की जो जनता, वो अपने मुख्यमंत्री से बहुत ही करीबी, मुख्यमंत्री से दिन रात का उठना बैठना है, और मुझे लगता है कि वो दीदी को हैट्रिक बनाकर दीदी का सपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मोदी वर्सेस ममता चुनाव है, ये ममता वर्सेस रेस्ट चुनाव है, और उसमें ममता जी ऊपर हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत आपने वक्त धन्यवाद। निकाला ऐसी व्यस्तता के बाद, और आप संपर्क में रहिए ताकि हमें भी खबर मिलती रहे। बहुत शुभकामनाएं आपको। हैट्रिक के बाद फिर मिलेंगे हम नमस्कार, आपसे। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।